जय हिंद साथियों। अभी तक हमने देखा था समाजवाद। समाजवाद के बाद हमने मार्क्सिज्म को डिटेल में समझा। अब इसी की आगे कड़ी में हम देखेंगे साम्यवाद की विशेषताएं क्या हैं। साम्यवाद हमने समझा और पढ़ा, एक व्यापक स्तर पे पढ़ा, उसकी हम विशेषताएं देख रहे हैं कि समाजवाद में संक्रमणकालीन व्यवस्था के बाद साम्यवाद की स्थापना होगी। इस आदर्श व्यवस्था की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। ये जो बात कर रहे हैं, जब समाजवाद लागू होगा, जब वर्गहीन समाज हो जाएगा ना, तो उसकी जो किस तरीके से समाजवाद के संक्रमण काल में जब व्यवस्था उत्पन्न हो जाएगी, उसी को साम्यवाद बोला गया है। इसकी क्या विशेषताएं रहेंगी, इसमें क्या क्या चीजें लोगों को मिलेंगी, क्या इसका रूपरेखा होगी, इसको हम देखेंगे। कई विशेषताएं हैं। इसकी पहली सबसे विशेषता क्या है, देखिए। पहली विशेषता के रूप में हम कह सकते हैं ये अपरिहार्य ऐतिहासिक चरण है। जो साम्यवादी व्यवस्था का जो चरण है, पहला जो चरण है, ये अपरिहार्य, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक चरण है। वही वर्गहीन एवं राज्यहीन समाज को बढ़ावा देता है। बिल्कुल। दूसरी तरफ संपत्ति पर सार्वजनिक स्वामित्व को व्यक्त करता है। अपनी विशेषताओं के जरिए बताने की कोशिश की गई कि योग्यता अनुसार कार्य और आवश्यकता अनुसार प्राप्ति, जो कि ये विशेषता मार्क्सवाद को समाजवाद से अलग करती एक मुख्य विशेषता है। वही धर्म त्याज्य है। मार्क्स धर्म को अफीम कहते हैं, क्योंकि जब एक साम्यवादी व्यवस्था को बनाएंगे तो साम्यवादी व्यवस्था में ये विशेषताएं होना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रखती हैं। बिल्कुल। वही अंतर्राष्ट्रीयवाद में विश्वास कारण वर्ग चेतना पर मार्क्स ने जोर दिया है। कहते हैं कि राष्ट्र या देश से सीमित नहीं है। बिल्कुल। राष्ट्र और हमारे देश का जो स्थान है वो सीमित नहीं है, बहुत व्यापक अवधारणा को व्यक्त करता है। जो भी हम देना चाहेंगे वो अपने राष्ट्र और देश की पृष्ठभूमि को और भौगोलिक परिदृश्य को समझते हुए देंगे। वही प्रत्येक व्यक्ति का स्वतंत्र विकास सबों के स्वतंत्र विकास की शर्त पर होगा। यानी एक व्यक्ति को आप पूरा सर्वोच्च स्थान पर नहीं बिठा सकते, बाकी जो उसके चारों तरफ जो भी व्यक्ति हैं उनको उनके सानिध्य में रहकर ही उसको एक सर्वोत्कर्ष स्थिति आपको प्रदान करनी है। और कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति का स्वतंत्रता विकास तो संभव है ही, लेकिन उसको परायापन से भी मुक्ति दिलानी है। बिल्कुल। जो अलगाववाद है उसको उससे मुक्त करना है। बिल्कुल। वही समाज में निहित आंतरिक विरोधाभासों की समाप्ति, जो कि महत्वपूर्ण विशेषता है इसकी, कि समाज में जो भी आंतरिक विरोधाभास उत्पन्न होते हैं ना, जो कि क्रांति को या अलगाव की स्थिति को या अंदर ही अंदर एक आतंकी अवधारणा को व्यक्त करते हैं, और उस विरोधाभास को दूर करना है ताकि साम्यवाद को हम लागू कर सकते हैं। बिल्कुल। इन्होंने जो साम्यवाद की विशेषताएं दी बहुत ही समझने वाली। आजकल आप इसको देखोगे तो जो हमारी सरकारें होती हैं, एग्जाम्पल में लोगे तो जो अपने चुनावी वादे करती हैं, एक तरीके से वो आपको दिखाती हैं कि हम सत्ता में आएंगे तो ये चीजें करेंगे। वो उनकी विशेषता होती हैं कि हम ये काम करेंगे। उसी तरीके से जो साम्यवाद की विचारधारा थी उसमें उन्होंने भी एक अपना विशेषता दी कि हमारा जब साम्राज्य होगा, हमारी जब चीजें होंगी, जब साम्यवाद स्थापित होगा तो ये चीजें होंगी। उसमें कहा कि ये एक ऐतिहासिक क्षण होगा जब साम्यवाद स्थापित होगा, ऐतिहासिक क्षण होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वर्गहीन और राज्यहीन समाज हो जाएगा। समाज में कोई वर्ग नहीं होगा, कोई राज्य नहीं होगा, सब समान हो जाएंगे। जो संपत्ति उसका सार्वजनिक स्वामित्व हो जाएगा, सभी की संपत्ति हो जाएगी, किसी एक व्यक्ति की संपत्ति नहीं होगी। पूंजीवाद को समाप्त कर देंगे। ये कहेंगे जिसकी जो योग्यता होगी, योग्यता के आधार पर जैसे कोई जो जिस काम करने के लायक वो काम करेगा और जिसकी जितनी आवश्यकता है उसको उतना प्राप्त किया जाएगा। अब ये नहीं होगा कि एक व्यक्ति है उसी के पास सारा धन चला जाए, सबके पास सीमित मात्रा में होगा और जिसको जितनी आवश्यकता होगी उसे उतना मिलेगा। ये धर्म को त्यागने की बात करते हैं और ये कहते हैं कि ये जो इनका विचार है मार्क्स से साम्यवाद, ये कह रहे हैं किसी देश और सीमा में बंध के नहीं रहेगा। ये संपूर्ण विश्व के लिए ये एक विचार है जिसमें सभी मजदूर, सभी वर्ग एक साथ होंगे, किसी का भी कोई वर्ग नहीं होगा, सारी वर्गहीन समाज को स्थापित किया जाएगा। पूरे विश्व की बात लेकर के चल रहे हैं। ये कह रहे हैं किसी देश और स्थान में सीमित ही नहीं है। ये वर्ग की चेतना में जागृत होगा और प्रत्येक व्यक्ति को विकास की बात इसमें की गई है और परायपन मतलब अलगाववाद से मुक्ति की बात की गई है। समाज में निहित आंतरिक विरोधाभासों की भी समाप्ति की, ताकि आपस में कोई विरोधाभास उत्पन्न ना हो सके। ये जो एक तरीके से चुनावी वादों की तरह है कि हाँ ये चीजें हम आएंगे, ये चीजें होंगी, साम्यवाद में ऐसी आएंगी। जैसे हम बात करते हैं कि ये चीज होगी तो ये हमारी सरकार बनेगी तो ऐसी चीजें हो जाएंगी। अब उसी के आधार पर हम देखें, जब साम्यवाद ने अपनी विशेषताएं प्रस्तुत की तो जो राज्य की मार्क्सवादी व्याख्या है उसको भी हमें देखना पड़ेगा और उसकी विशेषताएं देखनी पड़ेंगी। तो हम देख रहे हैं जो राज्य की मार्क्सवादी व्याख्या जो आप करेंगे
उसमें जो विशेषता दे रखी है वो भी एक समाजवाद को ही बढ़ावा देने का कार्य करते हैं, लेकिन वो साम्यवाद के रूप में करेंगे। बिल्कुल। जिसमें पहली विशेषता है कि राज्य की उत्पत्ति तब होती है जब समाज का वर्गीय विभाजन होता है। बिल्कुल। वहीं दूसरी विशेषता है कि राज्य वर्ग शासन का एक उपकरण है। जो राज्य है वर्ग शासन का एक उपकरण है कि राज्य के द्वारा ही वर्ग अपना अपना शासन कर सकेंगे। तीसरी विशेषता के रूप में देखेंगे, जब समाज वर्गीन हो जाता है तब राज्य की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। वही पूंजीवाद की आलोचना में आगे कहेंगे कि मार्क्स 19वीं सदी में दार्शनिक है। जो मार्क्स जो है 19वीं सदी के दार्शनिक हैं। बिल्कुल। ये ऐसे समय में अपनी बातें कह रहे थे जब पूंजीवाद पूरे तौर पर विकसित हो चुका था और साथ ही उसकी खामियां उजागर होने लगी थी। मार्क्स के विश्लेषण का एक प्रमुख अंश पूंजीवाद की आलोचना करना रहा है। बिल्कुल। जो कि केंद्र बिंदु रहा है मार्क्सवादी एक विचारधारा का, पूंजीवाद की आलोचना करना रहा है। वे पूंजीवाद की आलोचनाओं के कई आधार बताते हैं कि वो कई आधारों पर पूंजीवाद की आलोचना करते हैं जो हम आगे देखेंगे इस प्रकार। इसमें है कि अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत, जो पूंजीवादी व्यवस्था होती है वो अतिरिक्त मूल्य को पूंजीपति अपने पास रखता है, तो उसी के आधार पर इन्होंने आलोचना की। पूंजीवादी के अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत है कि पूंजीवाद में मजदूरों के श्रम के फल को करोड़पति पूंजीपति अपने पास हड़प लेते हैं। दूसरा इसकी आलोचना है कि विकासवादी व्यवस्था का विरोधाभास है। इस आधार पर इन्होंने आलोचना की। उसमें कहते हैं कि उत्पादन प्रणाली सामूहिक और जबकि उत्पादन के वितरण निजी के निजी हाथों में होता है, यानी पूंजीपतियों की इच्छा पर होता है। और जो उत्पादन प्रणाली होती है वो मजदूर और पूंजीपतियों के परस्पर निर्भरता पर आधारित होती है। तीसरी आलोचना ये करते हैं कि पूंजीवादी समाज में तीव्र असमानता है, कि पूंजीवाद जो है इससे समाज में तीव्र असमानता फैल रही है। चौथी आलोचना के कहते हैं कि पूंजीवाद में आर्थिक संकट अनिवार्य है, क्योंकि किसी भी चीज की एक सीमा होती है, जब वो बढ़ जाएगा तो वहां पर संकट अनिवार्य हो जाएगा। और परायपन के सिद्धांत पर ये इसकी आलोचना करते हैं कि जो पूंजीवाद है इसमें परायपन का भी परायपन आपस में होता है, उसके आधार पर इन्होंने उसकी आलोचना की है। अब आगे हम देखेंगे कि मार्क्स के साम्यवाद और समाजवाद, जो मार्क्स का साम्यवाद है और समाजवाद की जो रूपरेखा है उसमें क्या अंतर है, उसके क्या अंतर पाए जाते हैं। इसमें सबसे पहला अंतर क्या है कि मार्क्स के अनुसार साम्यवाद के पूर्व तक अंतिम चरण के रूप में समाजवाद आता है। ये कह रहे हैं कि साम्यवाद के पूर्व तक अंतिम चरण के रूप में समाजवाद आता है। उस साम्यवाद क्या है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी क्षमता के अनुसार कार्य करना होगा और उसे अपनी आवश्यकता के अनुसार वस्तुएं मिलेंगी, क्योंकि तब उत्पादन पूरे पैमाने पर होगा। इसी के आगे कहते हैं कि ये साम्यवाद की परिभाषा। अब समाजवाद में क्या है, समाजवाद प्रत्येक व्यक्ति को अपने स्वार्थ के अनुसार काम करना करेगा और उसे पाने के अनुसार अपने काम के अनुसार पारिश्रमिक मिलेगा। अंतर के समाजवाद में संबंधित पाठ को देखा जाएगा कि कैसे इसको और डेवलप किया गया था। जो मार्क्स साम्यवाद और समाजवाद में बहुत बारीक सा अंतर है। साम्यवाद की जो व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार कार्य करेगा और अपनी आवश्यकता के अनुसार उसे वस्तुएं मिलेंगी। समाजवाद कहता है कि व्यक्ति अपने सामर्थ्य के अनुसार काम करेगा और अपने जो काम करेगा उसी के अनुसार उसको वेतन उसकी चीजें मिलेंगी। अब आगे देखें कि मार्क्सवाद की आलोचना जो है उसको कैसे हम करेंगे। जो कि हम समाजवाद को हम पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं। अगर व्यापक तौर पे समाजवाद को समझना है तो पिछली वीडियो में हम देख चुके हैं। अब मार्क्सवाद की आलोचना में कहते हैं कि विश्व का मूल तत्व भौतिक पदार्थ है। ये अंतिम रूप से सिद्ध नहीं हुआ है। मार्क्सवाद की आलोचना में कहते हैं कि जो हमारा विश्व का जो भौतिक पदार्थ है वो एक मूल तत्व है। ये अंतिम रूप से सिद्ध नहीं हुआ है कि क्या है। बिल्कुल ठीक है। वहीं दूसरी आलोचना में मार्क्सवाद की कहते हैं कि मार्क्स ने द्वंदात्मक सिद्धांत के आधार पर साम्यवाद की अवश्य भावी चरण की परिकल्पना की है। इसे विश्वव्यापी सिद्धांत के रूप में माना है। वे इन दोनों बातों से असहमत है। बिल्कुल। तीसरी आलोचना में कहा कि मार्क्स ने भौतिक जगत के लिए बनाए सिद्धांत को समाज में लागू कर दिया है। इसे तो पूरे तौर पर सही नहीं माना जा सकता। चौथी आलोचना में कहते हैं कि समाज को केवल वर्गीय आधार पर नहीं समझा जा सकता। साथ ही समाज के केवल दो ही वर्ग नहीं होते। वर्तमान जटिल औद्योगिक समाज में 2 से अधिक वर्ग सक्रिय वर्ग पाए जाते हैं। मार्क्सवाद की आलोचना में कहते हैं कि समाज में विभिन्न वर्गों के मध्य संघर्ष अवश्य नहीं है। बिल्कुल जरूरी नहीं कि भविष्य में संघर्ष हो,
अब आगे कहेंगे कि आलोचना में कहेंगे औद्योगिक समाज में मध्य वर्ग क्रमशः मजबूत होता गया, जबकि मार्क्स ने इस वर्ग की समाप्ति की भविष्यवाणी की थी। मार्क्सवाद ने कहा था कि जो मध्य वर्ग है वो समाप्त हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, तो ये आलोचना के रूप में लिया जाएगा। बिल्कुल। आगे कहते हैं कि मार्क्स साधन की पवित्रता पर ध्यान नहीं देता है। बिल्कुल, इस चीज पे हमें देखना होगा कि इसमें इन्होंने कहा कि मार्क्स साधन की क्योंकि वो क्रांति की बात कर रहे हैं, एक पूंजीपति वर्ग को समाप्त करने की बात कर देते हैं, जहां पर हमारे यहाँ गांधी जी ने भी उनकी आलोचना की कि आपका साध्य कितना भी बेहतर हो, लेकिन आपका साधन में पवित्र होना चाहिए। इस आधार पर इनकी आलोचना की गई है। मार्क्सवाद में संकरणकालीन तानाशाही वस्तुतः सर्वहारा का नहीं, बल्कि मध्यम वर्ग की तानाशाही स्थापित हो जाती है। ये बोल रहे हैं कि जब क्रांति भी होगी तो जो सर्वहारा वर्ग है वो सत्ता में नहीं आ पाएगा, जो मध्यम वर्ग है वो सत्ता में आ जाएगा, जिसको मार्क्स नहीं समझ सके। साम्यवादी व्यवस्था में राजसत्ता के अभाव में अराजकता फैल जाएगी। जब ये साम्यवादी व्यवस्था लागू होगी, क्रांति होगी, तो एक अराजकता उसमें फैल जाएगी, क्योंकि राजसत्ता में कोई होगा नहीं। यह धारणा कि राज्य अनिवार्य रूप से शोषण का उपकरण है, गलत है। राज्य कल्याणकारी भी हो सकता है, जिसको हमने उदाहरण के रूप में भी दे रखा है। वहीं आलोचना के रूप में कहते हैं कि हिंसा आदि पर जोर देने से नैतिकता की समाप्ति समस्या उत्पन्न हो जाएगी। बिल्कुल ठीक है, नैतिकता समाप्त होगी तो और समस्या उत्पन्न हो जाएंगी, जो कि मार्क्सवाद की आलोचना का एक मुख्य कारण है। वर्तमान समय में ऐसे लोगों की संख्या काफी अधिक है, जो एक तरफ कंपनी का कर्मचारी है, दूसरी तरफ कंपनी का शेयर धारक भी है। ऐसे में वह किसके खिलाफ संघर्ष करेगा? बिल्कुल, ये मार्क्सवाद की आलोचना में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कि जो एक कंपनी का एक कोई भी व्यक्ति है, तो एक तरफ तो कर्मचारी है, दूसरी तरफ वो शेयर धारक है, तो किसके खिलाफ संघर्ष करेगा? शेयर धारक के रूप में करेगा या एक मजदूर वर्ग के रूप में करेगा? ये आलोचना के रूप में स्वीकार किया गया है। बिल्कुल, लेकिन जब हम किसी भी चीज को देखेंगे, जैसे हमने मार्क्सवाद को समझा, मार्क्सवाद के सिद्धांत को समझा, सारी चीजें, उसकी हमने आलोचना भी समझ ली कि किन आधारों पर इनकी कमियां थी, किन चीजों को ये आगे सोच नहीं सके और किन आधार पर इन्होंने गलत चीजें की, जैसे नैतिकता के आधार पर, क्रांति के आधार पर, इन चीजों की जो बात की, साधन की परवाह नहीं की, किस तरह का साधन होगा, सिर्फ साधन को ध्यान में रखा। अब लेकिन हमें साथ में ये भी देखना होगा कि जो मार्क्सवाद एक सिद्धांत था, उसकी प्रासंगिकता भी है, तो उसकी प्रासंगिकता को भी हमें समझना होगा और उसको हम डिस्कस करेंगे कि मार्क्स की एक गहन मानववादी है। जो मार्क्स का एक गहनवादी मानववादी है, जो मानवतावादी मूल को महत्व सार्वभौमिक और सार्वकालिक है। ये इनका एक प्रासंगिकता भी है कि ये मानववाद की ही बात करते हैं, मानव को ही केंद्र में रखते हैं। मार्क्स ने अपने सिद्धांत को वैज्ञानिक समाजवाद बताया है। इसको लेकर विवाद हो सकता है कि मार्क्स में बहुत कितना वैज्ञानिक है और कितना उनका निष्कर्ष कितना सही, पर ये बात कहा भी जा सकता है, यह तो नहीं कहा जा सकता है कि उन्होंने समाज को प्रेक्षण और परीक्षण के जरिए समझने की कोशिश की थी। प्रेक्षण व परीक्षण का उपकार किसी भी वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए महत्वपूर्ण है। इस तरह पे इनको कहा गया, इनका प्रासंगिकता बताई गई। आगे इनको कहा गया कि समाज को समझने के लिए एक नया तरीका दिया उन्होंने समाज को आर्थिक आधारों पर समझने की दृष्टि दी। इनके पहले लोग समाज को आर्थिक दृष्टि से नहीं देखते थे। इन्होंने इसके एक वर्ग बताया कि समाज की इसको आर्थिक आधार पर भी बांटा जा सकता है। और जो मार्क्सवाद हमारा सिद्धांत है, वो आज भी वर्तमान में उतना ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है जो उस समय उन्होंने कहा था। बिल्कुल, इसमें कहते हैं कि मार्क्स की प्रैक्टिस की अवधारणा काफी अधिक प्रासंगिक है आज भी। इनकी एक अवधारणा है क्रियात्मक व्यवहारिक दर्शन का प्रतिपादन करना, जो कि हमारी क्रियात्मक प्रक्रियाएं हैं, हमारी जो क्रियाएं हैं, उनको व्यवहारिक दर्शन में भी उजागर करना चाहिए। परायापन की अवधारणा ने मार्क्सवादी चिंतन के आयाम को सकारात्मक दिशा में विस्तृत और विस्तार दिया। वहीं मार्क्सवादी विचारधारा में गत्यात्मकता है और इस पर लगातार बहस हो रही है, जो कि आज भी प्रासंगिक है कि मार्क्सवादी विचारधारा पर आज भी 2024 में भी इस पर बहस हो रही है, ताकि इसे समकालीन परिस्थितियों में प्रासंगिक बनाया जा सके। मार्क्सवाद के दबाव में पूंजीवादी सरकारों ने मजदूरों के हितों की रक्षा के लिए कानून व अन्य उपाय अपनाए हैं। बिल्कुल, हमें इसे देखना होगा कि जो मार्क्सवाद ने जब इसकी अवधारणा दी सर्वहारा वर्ग की,
क्रांति की, तो उसी के आधार पर इंग्लैंड में क्रांति को रोकने के लिए मजदूर वर्ग को थोड़ा सी चीजें देनी शुरू कर दी गई ताकि वो क्रांति ना कर सके। इंग्लैंड में क्रांति नहीं हुई और उसके बाद भी आज तक भी मजदूरों के लिए कानून बनते चले आए। अपने यहाँ भी देखेंगे तो कई सारे मजदूरों के हितों में कानून बनते हैं। ये मार्क्सवाद की उपलब्धि है। मार्क्सवाद के दबाव मार्क्सवाद एक प्रगतिवादी दर्शन है जिसका मुख्य संदेश यह है कि सामाजिक न्याय की जड़ें समाज व्यवस्था में निहित है और वहीं उसके निवारण के उपाय ढूंढने चाहिए। इन्होंने ये बात कही। मार्क्सवाद के दबाव में उदारवाद ने कल्याणकारी राज व्यवस्था को भी अपनाया। यह सही है कि शोषण के मूल में आर्थिक असमानता प्रमुख कारण है। मार्क्स ने प्रभावशाली तरीके से इस पर प्रकाश डाला है। एक तरीके से इस पर गहन चर्चा होने लगी। मार्क्सवाद ने पूंजीवाद और साम्राज्यवाद के अंतर संबंध को भी स्पष्ट किया तथा पूंजीवाद के में संकट का दौर आता है, यह तथ्य है। इसकी ओर मार्क्स ने प्रकाश डाला है। मार्क्स ने बहुत पहले ही बता दिया कि जो पूंजीवाद का दौर है इसमें आर्थिक संकट आएंगे और कई बार हम देख चुके हैं इतिहास में भी कि आर्थिक संकट उत्पन्न होते रहते हैं। वो उन्होंने पहले बोला, इस वजह से आज भी प्रासंगिक बने हुए हैं और इन पे चर्चा होती रहती है। ये यहाँ पर हमने अभी तक देख लिया मार्क्सवाद की जो आलोचना है और प्रासंगिकता किस तरीके से बनी हुई है और उनका समाज का साम्यवाद और समाजवाद में अंतर भी देख लिया। इसकी सारी चीज देखने के बाद अब हम बात करेंगे प्रमुख विचारक जो मार्क्सवादी कुछ और विचारक थे उनकी चर्चा करेंगे अगली वीडियो में, जिसमें लेनिन को लिया जाएगा और आगे माओ त्से तुंग के विचार को भी देखेंगे।